देखिए, हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तानी विस्थापित लोगों की। एक तो इसमें सिर्फ हिंदू नहीं है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि अभी भी हम संविधान की बात करें, सेकुलर वर्ड को जबरदस्ती घुसाया गया, ऐसा किया गया, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, जो भी ये चोगा है, हम उसको ओढ़ के ही 2 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, कुछ क्रिश्चियन परिवार भी हैं जिनको मैं जानता हूं, और मुस्लिम लोग भी आते हैं, है ना। कैसे आते हैं, क्या है, मैं आपको पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बता देता हूं, तर्कपूर्ण। इस पूरी की पूरी बात की जो शुरुआत है वो होती है 1950 से, जब नेहरू और लियाकत अली खान पहली बार पार्टीशन के बाद में दोनों देशों के प्रधानमंत्री दिल्ली में मिलते हैं। उसके पीछे विचार क्या था? समग्र विचार एक था कि भाई खूब लड़ाई हो गई, खूब हमारे रक्त बीच में रक्तपात हो गया और ऐसी सारी परिस्थितियां हमने देख ली जो नहीं देखने की थी। अब हमको एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करके और सुदृढ़ भविष्य के निर्माण के लिए कोई योजना पे काम करना चाहिए। एक अच्छी बात के साथ में दोनों देशों के प्रधानमंत्री और दोनों के साथ लगभग 100 व्यक्तियों का प्रतिनिधि मंडल रहता है। अब उसमें बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इसके संबंध में क्या बात हुई वो बताता हूं। पहली बात तो ये हुई कि दोनों देशों ने ये तय किया कि अब जो देशों में माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक रह गए हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक, उसको हम सिक्योरिटी देंगे, सुरक्षा देंगे। उनको हम शरण, अगर उन्होंने इधर उधर अपने घर छोड़ के कहीं ली गई है तो उनको रिलोकेट करेंगे। उदाहरण के तौर पे पुरानी दिल्ली खाली हो गई थी और अपने रिश्तेदारों के पास भाग के मेरठ और ऐसे आसपास की जगहों पे यहाँ के बहुत सारे मुसलमान परिवार चले गए थे। नेहरू जी की सरकार उनको वापस लाती है। उसमें रहने वाले विस्थापित हिंदू जो उस समय पार्टीशन में आए थे, उनसे वो हवेलियां और घर खाली करवाए जाते हैं और खाली करवा करके उनको वापस से दी जाती है। ये था वो सेटलमेंट। पर पाकिस्तान में किसी भी माइनॉरिटी फैमिली, मान लीजिए इंटीरियर सिंध से निकल के डर के मारे वो कराची में जाके रहने लग गए, तो उनको उनकी 1 इंच भी जमीन या उनके साधन संसाधन संपत्तियां वापस नहीं मिली, पहली बात। दूसरा ये तय किया गया कि भविष्य में भी यदि किसी को ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे परिवार से, हमको तो 1947 में चले जाना चाहिए था, तो पाकिस्तान बाध्य है कि भारत से जाने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान शरण देगा, और भारत बाध्य है कि पाकिस्तान से आने वाले किसी भी अल्पसंख्यक को भारत शरण देगा। और अब ये हुआ कि अगर ये आ गए तो फिर इनकी नागरिकता का क्या करेंगे? तो चूंकि ये अविभाजित भारत के नागरिक हैं और ये 47 में पलायन नहीं करके आए किसी भी कारण से, तो इनको प्राथमिकता के आधार पे प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप का इनके लिए प्रावधान किया जाएगा। इनको नॉर्मल फॉरेनर के, लंदन का कोई आदमी आके यहाँ रह रहा है या और किसी देश का आके रह रहा है, उस तरीके से इनको इनके साथ व्यवहार नहीं होगा। इनको अविभाजित भारत का नागरिक मानते हुए इनको प्राथमिकता पे नागरिकता दी जाएगी। अब ये बातें तो हो गई। तो आचार्य जेबी कृपलानी तब जीवित थे और वो पार्टीशन डीड के समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। तो वो नेहरू जी के पीछे पड़ गए कि भैया अब तुमने लिख के दे दिया, ये बेचारे लोग अभी भी आ रहे हैं, इनका कुछ तो करो। तो नेहरू जी ने ये कह के टाल दिया कि हम तो अभी कार्यकारी सरकार है, जिस समय हम चुन के आ जाएंगे, चुनाव के बाद में हम ये व्यवस्था इनके लिए करेंगे, अभी नहीं कर सकते। समय निकलता गया, 1952 में सरकार चुन के आ गई। सरकार चुन के आने के बाद में जेबी कृपलानी जी और बाकी नेताओं ने पुनः दबाव बनाया, तो 1953 में उनके दबाव में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया गया। उस बोर्ड का काम था भारत के नागरिकता बिल का निर्माण करना। उस बोर्ड ने जब अपनी फाइंडिंग्स ली, तो उस फाइंडिंग्स के समय एक बात आई बड़ी महत्वपूर्ण, आप बात समझिएगा, कि उस बोर्ड में ये बात आई कि अभी से ही बांग्लादेश, ये जो ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है, वहां पे अल्पसंख्यकों पे भारी अत्याचार इस्लामिक ताकतों ने शुरू कर दिया है। और अब उनका क्या करें? तो ये हुआ कि भाई उनके लिए कोई व्यवस्था करते हैं। तभी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी थे, वो भारत घूमने आए थे अपने मित्रों से मिलने। तो उन्होंने कहा भैया तुम ये सारा अरेंजमेंट तो कर रहे हो, लेकिन तुम उन बेचारे कंधार और काबुल में फंसे हुए और हमारे पश्तो इलाकों में फंसे हुए लोगों के बारे में भी सोचो, क्योंकि अब वहां की समाज को धीरे धीरे रेडिकलाइज होना ही होना है, क्योंकि धर्म आधारित देश बना है। तो उन्होंने बेचारों ने सबसे रिक्वेस्ट करके और उसमें पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान शब्द भी जुड़वा दिया। ये इसका बैकग्राउंड है। अब भारत की नागरिकता का आधार क्या है? सबसे पहला आधार है जन्म से। वो आप सब लोग जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति का जन्म जिसका भारत में होता है और माता पिता में से एक व्यक्ति भारतीय है, वो जन्मतः भारत का नागरिक है। यदि किसी बच्चे का जन्म विदेश की धरती पे होता है और माता पिता दोनों भारतीय हैं, तो वो भी भारत का नागरिक है।
तो दूसरा आधार दिया प्राकृतिक रूप से नेचुरलाइजेशन। अब ये बहुत ध्यान देने की बात है नीरज भाई, इसका सेक्शन 51B, सेक्शन 5 का ये कहता है भारत की बेटी किसी भी जाति धर्म की किसी भी देश में शादी करके चली गई, वहां पे वो विधवा हो गई या तलाकशुदा हो गई, तो उसको भारत में आने का, भारत में रहने का और 7 वर्ष में अपनी नागरिकता अपने बच्चों की नागरिकता के साथ साथ क्लेम करने का अधिकार है। तो भारत की बेटी है चाहे किसी भी धर्म जाति की हो, अगर वो पीड़ा में है तो भारत ही उसको संभालेगा। ये बहुत अच्छी बात है। इस आधार पे हमने जयपुर में भी कई मुस्लिम बच्चियों की और उनके बच्चों की नागरिकता तक करवाई है, पहली बात। दूसरा मैं आपको बताता हूं, सेक्शन 51C, किसी भी भारतीय नागरिक चाहे वो महिला या पुरुष हो, उससे शादी करने वाला महिला या पुरुष यदि भारत में उसका जीवन साथी 7 वर्ष तक लगातार रहता है तो उसको भी प्राथमिकता पे नागरिकता लेने का अधिकार है 7 वर्ष में। इसी प्रकार से डी और ई बच्चों के बारे में है, नाबालिग और बालिग बच्चों को यदि उनके भारतीय माँ बाप हैं तो वो भारत की नागरिकता 7 वर्ष में ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी की कोई पति पत्नी जर्मनी काम करने चले गए, वहां उनका बच्चा हो गया, वहां के कानूनों के हिसाब से उन्होंने बच्चे के लिए जर्मन पासपोर्ट ले लिया, पर उनको किसी कारणवश भारत आना पड़ा, तो उनके बच्चे को 7 वर्ष बाद नागरिकता भारत की मिल जाएगी। एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, सेक्शन 51A, ये सेक्शन एड्रेस करता है पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटी, अफगानिस्तान की माइनॉरिटी को। वो भारत में आ सकते हैं, भारत में रह सकते हैं और भारत की नागरिकता 7 वर्षों में क्लेम कर सकते हैं, परंतु इसमें एक राइडर था जिसके लिए पूरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की 10 साल का, 8 साल का, हमारा 9 साल का संघर्ष रहा। वो ये था कि कोई भी व्यक्ति जिसका स्वयं का जन्म या जिसके माता पिता का जन्म 1947 के विभाजन 15 अगस्त 1947 से पूर्व हुआ है, वो भारत की नागरिकता ले सकता है 7 वर्ष में, पर उसको ये साबित करना पड़ेगा, इसके प्रमाण देने पड़ेंगे कि उसका स्वयं का या उसके पिता या माता का जन्म बिफोर पार्टीशन है। यहां से हमारी लड़ाई शुरू होती है। हमने ये कहा कि साहब अब ऐसी पीढ़ी समाप्त हो गई है, बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जिनके माता पिता के जन्म के प्रमाण है। तो हो क्या रहा है, घर में एक आध आदमी ऐसा होता है 10 जनों के 8 जनों के परिवार में, मुखिया, जिसके पास ऐसा प्रमाण होता है, उसकी पत्नी के पास प्रमाण नहीं होता, उसके बच्चों के पास प्रमाण नहीं होता। तो आप 1950 के नेहरू लियाकत पैक्ट के आधार पर इन सभी को शरण तो दे रहे हो, लेकिन इनको 12-12 साल सड़ा करके इनकी नागरिकता की एप्लीकेशन आप लोगे तो ये बेचारों का पूरा जीवन नष्ट हो जा रहा है। बच्चे किसी लायक नहीं है, एक नगर के बाहर, नगर पालिका क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते, अच्छे संस्थानों में पढ़ाई नहीं कर सकते, अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनका जीवन नष्ट हो रहा है। तो आप इन निरीह लोगों पे कृपा करो और इनके लिए इस 1947 वाले राइडर को हटा दो। ये पूरी लड़ाई थी। दूसरा जो रिलीफ इसमें मिला है इन लोगों के लिए वो भी मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे निर्धन परिवार पाकिस्तान एम्बेसी को 6,000 रुपए सालाना देके अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल नहीं करा पाते और नागरिकता लेने के लिए वैध पासपोर्ट और वैध वीजा चाहिए। तो एक बार निर्धनता के कारण जब लोगों का पासपोर्ट कैंसिल होता है, मतलब उसका एक्सपायर हो जाता है, तो फिर उनके वीजा की अवधि बढ़ना भी बंद हो जाती है। तो बेचारे लीगली आए हैं, सीआईडी में रजिस्टर्ड हैं, ऑन रिकॉर्ड है, एक शहर में शेल्टर लेकर के बकायदा भारत सरकार की अनुमति से रह रहे हैं, लेकिन निर्धनता के कारण पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, वीजा उनको एक्सटेंड नहीं हुआ, तो अब वो नागरिकता नहीं ले सकते। तो हमने बोला कि अगर ये राइडर आप लगा के रखोगे तो इन बेचारों के पीढ़ियां निकल जाएंगी, इनको कभी भी नागरिकता नहीं मिलेगी। तो दूसरा हमारा आग्रह भारत सरकार ने ये माना कि 5 वर्ष पूर्व जो व्यक्ति आ गया उसको अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने की और वीजा रिन्यू कराने के अनावश्यक फॉर्मेलिटीज और खर्चों की जरूरत नहीं है। वो सीधे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक्सपायर्ड पासपोर्ट और एक्सपायर्ड वीजा के बाद में भी नागरिकता ले सकता है। अब एक लाभार्थियों का प्रश्न है, तो सबसे बड़ी जो मजेदार बात है जिसपे हल्ला हुआ कि ये मुसलमानों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि लाभार्थी जो तय किए थे वो नेहरू जी की सरकार ने तय किए थे। लाभार्थियों के अंदर एक भी शब्द मोदी सरकार ने न तो जोड़ा है न घटाया है। लाभार्थी यदि बढ़ाने थे तो तमिल हिंदुओं को लेते, भूटानी हिंदुओं को लेते, बर्मीज हिंदुओं को लेते, लेकिन उनमें एक प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग थी कि ये फिर विषय जो है बहुत ज्यादा फैल जाएगा, अभी इस पे बात नहीं करते, अभी सीमित रहते हैं 1955 के एक्ट के लाभार्थी और 1955 के एक्ट के भौगोलिक क्षेत्र पर ही इस पे काम करते हैं। इस प्रकार से ये बात हुई। अब भारत सरकार ने 2 बड़े काम किए, एक तो 7 वर्ष को घटा के 5 वर्ष कर दिया, एक 1947 के राइडर को हटा दिया। ये जो कह रहे हैं आप, ये जो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट में जो किया मैं बता रहा हूं,
1947 से पूर्व आपका या आपके माता पिता का जन्म होना चाहिए, इस शर्त को हटा दिया गया है और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। और दूसरा, एक्सपायर्ड पासपोर्ट और एक्सपायर्ड वीजा पे नागरिकता मिल जाएगी। ये दो बड़े काम भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किए हैं। उसके अलावा कोई भी रद्दोबदल परिवर्तन पुराने एक्ट और नए एक्ट में नहीं है। अब आप बात आती है कि क्या मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिल सकती, तो ये भी सबसे बड़ा झूठ है। भारत की नागरिकता विश्व का कोई भी निवासी यदि भारत में 12 वर्ष तक निवास करता है, जिसको घटा के 11 वर्ष कर दिया गया है, वो सेक्शन 6(1) में जरिए रजिस्ट्रेशन अपनी फाइल लगा के सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के साथ अपनी नागरिकता ले सकता है। सिक्योरिटी क्लियरेंस आईबी और स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के लिए न तो पाकिस्तानी हिंदुओं को या माइनॉरिटीज को छूट है, न विश्व के किसी और नागरिक को छूट है। प्रोसेस लगभग सेम है, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है विशेष। और मैं ऐसे भी लोगों की सहायता कर रहा हूं जो अन्य देशों से आए हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, उनकी भी हमने फाइल लगा रखी है और उनका पेपर वर्क भी हम लोग उनकी सहायता करते हैं। तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि ये मुसलमानों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। मतलब ये आपको इस झूठ का एक उदाहरण बताता हूं। सीएनएन पे एक डिबेट चल रही थी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उस समय अभिषेक मनु सिंघवी जी उसमें कहते हैं कि सेक्शन 51A, जिसके लिए बीजेपी या बाकी लोग ये क्लेम करते हैं कि ये सिर्फ माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एड्रेस करता है, ये झूठ है। ये इंडिजीनियस लोगों को एड्रेस करता है। मैं उसमें एज ए एक्टिविस्ट उसमें डिबेट में पार्टिसिपेट तो मैंने अभिषेक मनु सिंघवी, पार्टी 50 साल भारत में रही है शासन में, और आपके समय भी सेक्शन 51A के तहत बहुत नागरिकताएं हुई हैं, बहुत लोग माइग्रेट हुए हैं। तो आप ऐसा करें, मुझे एक उदाहरण दे दें कि आपने बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से आए हुए एक मुसलमान को विशेष प्रावधान 7 वर्ष के प्रावधान में सेक्शन 51A में कोई नागरिकता दी हो, तो आप मुझे एक उदाहरण बता दें, वरना नेशनल टीवी पे आके आप झूठ बोलना बंद कर दें। अभिषेक मनु सिंघवी जी के पास कोई उत्तर नहीं था क्योंकि वो सरासर झूठ बोल रहे थे। तो अध्ययन की कमी, समझ की कमी से हमारा पूरा का पूरा नैरेटिव डिस्टर्ब होता है। दूसरी एक परेशानी और है, इन बेचारे हमारे बीजेपी वाले जो है, मैं तो एक न्यूट्रलिस्ट के तौर पे काम करता हूं, लेकिन बीजेपी वाले जो हैं, इनको बचपन से राम मंदिर के बारे में पढ़ाया, इनको बचपन से 370 के बारे में पढ़ाया, इनको बचपन से कॉमन सिविल कोड के बारे में पढ़ाया। अब इनको पढ़ाया लिखाया नहीं बीजेपी ने और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला दिया। इनको पढ़ाया लिखाया नहीं बीजेपी ने और ये ला दिया, आपका किसान बिल ला दिया। तो भाजपा को भी इस बात की जरूरत है कि जब भी वो कोई काम करें, दूसरों को कॉन्फिडेंस में न लो भैया, कम से कम समान विचार वालों से तो चर्चा कर लो, तो आपकी तैयारी तो पूरी हो जाए। वरना लेफ्टिस्ट गैंग के झूठ में आप हर बार उलझ जाओगे और हर बार आपको फेस सेविंग के नए नए जो है उपकरण ढूंढने पड़ेंगे। तो रचित भाई, धन्यवाद मेरी बात का समर्थन करने के लिए, क्योंकि फिर भारतीय जनता पार्टी वालों की मूर्खताओं के जो युद्ध हैं फेस सेविंग के, वो रचित जी को, जय आहूजा को, नीरज जी को, रमेश शिंदे जी जैसे लोगों को लड़ने पड़ते हैं। ठीक बात। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है। अब रही बात पलायन की, जो मूल आपका प्रश्न था, तो देखिए, समाज में हिंदू समाज का शत्रुबोध समाप्त करने का काम किया सबसे पहले वो अंग्रेजों ने किया। हमको निर्वीर्य और निशस्त्र करने का काम उन्होंने किया। हमारे क्षत्रियों को पेंशन देने का काम उन्होंने किया। हमारे हथियार छीन करके और हमको लाइसेंस के साथ हथियार रखने का काम उन्होंने किया और हमारे समाज का शास्त्र नष्ट कर दिया, हमारे समाज को निर्वीर्य कर दिया। इस बात को समझे बिना हम लोग कैसे काम कर पाएंगे, ये समझने की बात है। तो ये कोई काम नहीं करेगा रमेश भाई साहब, ये काम समाज को शास्त्र की रक्षा शस्त्र से होगी। ये समाज को हमें समझाना पड़ेगा, अपने बच्चे बच्चियों को तैयार करना पड़ेगा, अपने सेल्फ डिफेंस की बात छोड़नी पड़ेगी, हमारे सेल्फ ऑफेंस के लिए हमें काम करना पड़ेगा। हमको 2 लेवल 4 लेवल आगे जाके काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अंग्रेजों के समय जो नैरेटिव बनाया गया, उस समय पे झक मार के मुसलमानों ने हिंदुओं से भाईचारा निभाने का अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास किया, क्योंकि उनको लगा था कि अंग्रेजों ने हमसे सत्ता छीनी है और हिंदू जातियों के साथ में मिले बिना हम अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ सकते। और हमको गंगा जमनी तहजीब, सूफीज्म का भांग पिलाई गई, अफीम पिलाई गई। उस अफीम के नशे में ही भारत का बंटवारा हो गया और उस बंटवारे को हम समझ नहीं पाए। आज तक भी हमारा जो है मन इन्होंने पूरा नष्ट करके रखा हुआ है, हमारा और हमारे बच्चों का। तो ये समझाना पड़ेगा।
समाज का शत्रुबोध जीवित करना पड़ेगा। यदि आम हिंदू का शत्रुबोध जीवित हो गया तो आप ये मान के चलिए कि 1000 घरों में भी 2 घर होंगे ना तो भी अपनी सुरक्षा और अपनी आत्मरक्षा और अपने युद्ध वो खुद लड़ लेंगे। लेकिन चंडी और माँ दुर्गा को जगाना पड़ेगा हमारे मनों में जो सोई हुई हैं। फिर हर हर महादेव और जय भवानी का नारा लगाना पड़ेगा जो छत्रपति शिवाजी महाराज का और महाराणा प्रताप के नारे हैं, जो बप्पा रावल के नारे हैं। हमको उन सबको पुनर्जीवित अपने मनों में, अपने जीवन में, अपनी जिह्वा पे और अपने व्यवहार में करना पड़ेगा। क्यों भागते हैं? क्योंकि शास्त्र समाप्त हो गया। शास्त्र पुनर्जीवित हो जाएगा तो हम फिर उठ खड़े होंगे और हम फिर युद्ध करेंगे। सिंधु वापस यहीं बहेगी, भारत में बहेगी। और माँ हिंगलाज के दर्शन के लिए हमको कोई वीजा नहीं लेना पड़ेगा और हमारी माँ का पहला शक्तिपीठ आपके और हमारे लिए उसके दरवाजे खुल जाएंगे। और आप ये मान के चलिए बलूचिस्तान, सिंध, पख्तूनिस्तान सब आजाद होगा और ये सब काम आपको और हमको ही करना पड़ेगा।